जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ये उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि आप सभी अपनी बुक अपने पास रख कर बैठे हैं। आपके हाथों में बुक होनी चाहिए क्योंकि आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर लास्ट करेंगे बुक के थ्रू। ओके, तो आप लोग, मैं भी अपनी मोबाइल ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं, बुक्स आपके पास है तो बुक्स, अदरवाइज जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में कहा था, आप अपने मोबाइल के थ्रू उसको देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आरबीएससी की साइट से। अदरवाइज आप मेरे को कॉल करके मेरे से वो पीडीएफ ले सकते हैं स्टडी के लिए। तो आप निकालेंगे पेज नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको जो लर्न करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए 4 मार्क्स में हमसे वो 1 या 2 मार्क्स के मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि इस मार्क्स में से छोटे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो हमें उसी वे में, क्योंकि हम 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, हम सीपीटी, सीएस, फाउंडेशन या फिर ऊपर लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी आप 12th की स्टडी कर रहे हैं। आपको अगर उन सब चीज़ों के लिए करना है तो मेरे अदर वीडियोस की तरफ जाना होगा। अब आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मैं 12th लेवल का ही पढ़ेंगे हम लोग इन सभी वीडियोस के अंदर, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो हमारे लर्न करने वाली बात है वो ये है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस किस ने दी है और उनका संबंध किस किस से है। सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा धन संबंधी, वेल्थ रिलेटेड, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। आप बुक में इन बातों को अंडरलाइन करते जाएं, जब जिससे आगे आपको बेनिफिट रहेगा, फायदा मिलेगा, लर्न करना आसान होगा। धन संबंधी परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी है। दूसरी है कल्याण प्रधान, कल्याण संबंधी परिभाषा दी है हमारे को अल्फ्रेड मार्शल ने। आगे इसके बाद आता है सीमितता संबंधी, सीमितता संबंधी परिभाषा हमको दी है रॉबिन्सन ने, लॉर्ड लियोनेल रॉबिन्सन ने। आगे विकास संबंधी परिभाषा देते हैं पॉल ए सैमुअल्सन, जबकि जे.के. मेहता ये देते हैं आवश्यकता विहीनता। ये 5 लाइनें हमें लर्न होनी चाहिए मोस्टली, कि कौन कौन इकोनॉमिस्ट ने, किस किस इकोनॉमिस्ट ने किस किस से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, धन प्रधान जो धन संबंधी जो परिभाषा दी है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी है। इसके बाद आता है कि कल्याण प्रधान संबंधी परिभाषा जो दी है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। सीमितता ये दी है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। विकास प्रधान संबंधी दी है सैमुअल्सन ने। और आवश्यकता विहीनता संबंधी दी है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। ये सभी परिभाषाएं, इनसे संबंध ये हमें पता होना चाहिए। आगे हम चलेंगे पेज नंबर 2 की ओर। पेज नंबर 2 के हमसे कहता है अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति माइक्रोस से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मैक्रोस से हुई है, वो भी ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर माइक्रो मैक्रो की अलग अलग डेफिनेशंस आ जाती है। माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित है, कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हेडिंग में आप देखेंगे नीचे ही नीचे इस पेज पर, पेज नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 2 पर कीमत प्रधान, कीमत सिद्धांत संबंधी जो परिभाषा दी है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में दी जाती है। आगे इसमें कहा गया है समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ जाते हैं तो व्यापक या समग्र अध्ययन किया जाता है इसके अंदर।
ये सारी बातें इसके अंदर है। समष्टि अर्थशास्त्र में हमें प्रोफेसर जॉन मैनार्ड केन्स के बारे में भी मिलता है कि 1936 में इन्होंने द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम से पुस्तक लिखी थी। इसके बाद इन्हें इसका जनक कहा जाने लगा। अब आ जाइए आप पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जो कि हमारे लिए 4 मार्क्स का वेटेज भी लेकर चलेगी। वो है माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर। ये आपको याद होना चाहिए। समझिए इसके एक एक अंतर को, फिर देखते हैं इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले है अध्ययन की इकाई, यानी कि किस बेसिस पर हम इसकी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्तिगत इकाई के आधार पर अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ लेकर हम अध्ययन करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को एग्रीगेट बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रो में सिंगल यूनिट के बेसिस पर स्टडी होती है। मान्यता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता, रोजगार, सरकार का दखल, स्वतंत्र कीमत स्तर। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये माइक्रो एंड मैक्रो का स्टार्टिंग पार्ट है। आपने अभी तक इकोनॉमिक्स देखी नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। एक बार आप पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी कर लेंगे तो ये माइक्रो में वो क्या, यानी व्यष्टि में क्या कहना चाह रहा है, समष्टि में क्या कहना चाह रहा है, माइक्रो मैक्रो में वो क्या क्या बातें कहना चाह रहे हैं, ये हमें आसानी से पता चल जाता है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, इस वक्त आज के वीडियो में मैं जो बातें आपको बताना जा रहा हूँ वो कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें बुक के अकॉर्डिंग लर्न करनी होंगी। इसी वजह से आज मैंने आप लोगों से बुक को लेने के लिए कहा, यानी बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टडी करना कंपलसरी हो जाता है इन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स के लिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहता है पूर्ण प्रतियोगिता और रोजगार के बारे में बात कर रहा है, जबकि समष्टि कहता है कि उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है। ये मान्यताएं हैं जो हमें एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। यानी कि इस पॉइंट के अंदर है कि सरकार का दखल नहीं होगा, स्वतंत्र कीमत स्तर डिसाइड होगा, ये तो व्यष्टि कहता है। समष्टि क्या कहता है? पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। नेक्स्ट है तीसरा, अध्ययन का उद्देश्य संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है कि संसाधनों का अधिकतम, सबसे अच्छा जो भी संसाधन है उनका जो वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो बहुत बेस्ट हो, अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि किसी मजदूर को सैलरी चाहिए तो वो टाइम पर उसकी सैलरी पहुंच जानी चाहिए। किसी एंटरप्रेन्योर को रॉ मटेरियल देना है तो रॉ मटेरियल उसके पास टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें पर्टिकुलर जो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको जो चीज चाहिए वो उसके पास पहुंच जाए, ये माइक्रो कहती है। जबकि मैक्रो का क्या कहना है? उत्पादकता का विस्तार वह पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित होता है। ये यानी ये क्या होता है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए रिसोर्स में। यानी ये कह रहा है कि रिसोर्सेज हो सकते हैं आप लोगों के पास कम हो, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत करनी होगी, यानी कि उत्पादकता बढ़ानी होगी। इस बात पर ये जोर देता है। नेक्स्ट है चौथा वाला पॉइंट, विश्लेषण का उपकरण, कि इसमें कीमत को उपकरण माना गया है, जबकि इसमें राष्ट्रीय आय के स्तर को उपकरण माना गया है। पांचवा पॉइंट है अध्ययन की स्थिति व्यक्तिगत इकाइयों का, जब वे संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है, जबकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करने पर जोर देता है। फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह ये भी। और संतुलन का प्रकार, ये आंशिक संतुलन है और ये सामान्य संतुलन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आंशिक पार्शियल इक्विलिब्रियम को बताता है, और जबकि वो नॉर्मल यानी सामान्य संतुलन को बताता है, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने पर जोर देता है। परिवर्तन, व्यष्टि में परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकता है, यानी समष्टि में जो चीज फिक्स है उस कंडीशन में भी व्यष्टि में परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है समष्टि में स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब समष्टि की स्थिति कैसी है इसका व्यष्टि पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। विरोधाभास,
व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है, समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह माना गया है कि बचत करना, सेविंग्स करना एक बहुत अच्छा काम है, करनी चाहिए लोगों को, और हम सभी शुरू से ये सुनते आए हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का ये कहना है कि बचत अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह स्थिति है, बचत नहीं करनी चाहिए, बचत की जगह पर निवेश करना चाहिए। आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उस पैसे को अपने पास ना रख के किसी परियोजना में, किसी काम में लगा देना चाहिए। ये समष्टि अर्थशास्त्र का कहना है। ये विरोधाभास इसके अंदर उत्पन्न होता है। अब पेज नंबर 3 पर ही हम ऊपर वापस चलेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विश्लेषण की विधियां। इसमें से भी आप लोगों को डेफिनेशन से लर्न करनी है। आर्थिक विश्लेषण की 3 विधियां बताई गई हैं। इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विश्लेषण जो होता है, वो 3 आधारों पर हो जाता है। तो पहला है निर्भरता के आधार पर, वो बताया आंशिक और सामान्य। पेज नंबर 4 पर आप चलिए। पेज नंबर 4 पर ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेन या पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं उसको यूज में लेकर डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको अंडरलाइन भी करते चलिए, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा निर्भरता के आधार पर, उसमें आंशिक और सामान्य को पढ़ते हैं। जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह आंशिक विश्लेषण कहलाता है। ये आपके आंशिक विश्लेषण की डेफिनेशन पूरी हुई। जबकि किंतु जब वस्तु की मांग का अध्ययन उसकी कीमत के साथ साथ, यानी कि डेफिनेशन इसमें प्रॉपरली नहीं है, मैं बोल देता हूँ आपके सामने डेफिनेशन। जब आर्थिक विश्लेषण सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, यानी सभी कारकों में परिवर्तन को आधार मानते हुए किया जाता है तो वह सामान्य विश्लेषण होता है। यानी इस पॉइंट के अंदर आपको माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि के बारे में पता चल रहा होगा। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको एक बार बताई थी 2-3 वीडियोस पहले, कि उसके अंदर माइक्रो में क्या होता है, एक फैक्टर में ही चेंज करते हैं, एक कारक में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मांग का नियम, चीजें महंगी हो जाएगी तो आप लोग कम खरीदोगे, प्राइस बढ़ जाएगी तो आप कम खरीदोगे, महंगाई हो जाएगी तो आप कम खरीदोगे। ये एक व्यष्टि की अवधारणा, यानी कि वही आंशिक विश्लेषण। ये कब हुआ? सेटेरिस पारिवस, अन्य बातें समान रहने पर। अगर जैसे कि उपभोक्ता की आय वैसी की वैसी रहे, प्रभावित करने वाले कारक वैसे के वैसे रहें, संबंधित वस्तु की कीमत वैसी की वैसी रहे, और ये सारी चीजें एज इट इज है तो ही ये लॉ वर्क कर रहा है। लॉ क्या था? प्राइस बढ़ेगी डिमांड घट जाएगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये आंशिक विश्लेषण हुआ। हमने एक छोटे से पार्ट का अध्ययन कर लिया। जबकि सामान्य विश्लेषण क्या होता है? सभी चीजों को एक साथ लेकर चलो, सभी को एक साथ मर्ज करके जब हम विश्लेषण करते हैं, सब एक साथ मिलाकर जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो हमारे लिए सामान्य विश्लेषण की कैटेगरी में आता है। तो फिर से रिपीट कर दूं इसकी डेफिनेशन। आंशिक विश्लेषण में किसी एक कारक के आधार पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन होता है, जबकि सामान्य विश्लेषण में सभी कारकों में जो परिवर्तन, नेचुरली जो परिवर्तन हो जाता है, उस चेंजेस की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट निकला, उस चीज की स्टडी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है समय तत्व के आधार पर। अब टाइम के बेसिस पर क्या होता है? टाइम के बेसिस पर बताया गया है 3 प्रकार का, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्राविधिक। तो स्थैतिक देखिए, सबसे पहले आर्थिक विश्लेषण समय के एक विशेष बिंदु के संबंध पर हो तो वह स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। अंडरलाइन हो गई होगी कि आर्थिक विश्लेषण समय के एक विशेष बिंदु के संबंध में हो तो वो स्थैतिक विश्लेषण है। आगे आर्थिक विश्लेषण 2 बिंदुओं से संबंधित तुलना कर, ये तो वो तुलनात्मक हो गया। जब साम्यों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का अध्ययन आर्थिक अध्ययन, तो वह हमारे लिए प्राविधिक विश्लेषण कहलाता है। समझाता हूं मैं आपको। 11th क्लास में भी आता है, पहले था अभी हटा दिया है।
और आगे चल के आप लोगों को फर्स्ट ईयर या फिर ग्रेजुएशन लेवल या फिर जो भी हायर कोर्सेज करोगे वहाँ पर एक टॉपिक आता है इंडेक्स नाम से, सूचकांक के नाम से। तो वहाँ पर ये सारी इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आज जैसे कि मुझे पता चला आज प्याज की कीमत 25 रुपए किलो है, 25 रुपीज पर केजी ये प्याज ओनियन की प्राइस चल रही है। अब आज 25 रुपए उसकी कीमत है। इसका अध्ययन करना, निश्चित समय बिंदु पर कोई भी आर्थिक घटना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, कोई भी चीज हुई तो उसका रीजन क्या था, उसके बारे में स्टडी करना, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करना, सारी चीजों अच्छी गलत सही बुरी सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर लेना, यही क्या कहला गया हमारे लिए, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है जिसका नाम है स्थैतिक विश्लेषण। आज बस, आगे पीछे का मतलब नहीं है, पहले क्या था बाद में क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है। आज 25 रुपए प्राइस क्यों है, स्टडी इस बात की हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु। चलिए आर्थिक विश्लेषण दो बिंदु तुलनात्मक पर, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कितना था, मानकर ये चलते हैं कि आज से 6 महीने पहले प्याज की कीमत 50 रुपए थी। तो अब इन दोनों फैक्टर्स पर जब हम अध्ययन करें, उस समय 50 रुपए क्यों थी, आज 25 रुपए क्यों है, उसका फर्क क्या पड़ा, कंज्यूमर ने डिमांड करना बढ़ाया घटाया, सप्लायर को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मतलब जो कुछ भी उसमें हो सकता है, देश की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, जीडीपी को फायदा नुकसान, सब कुछ उन दोनों पॉइंटों पर हमने स्टडी, दोनों की तुलना कर ली। जैसे कि उस समय जीडीपी में अच्छा बेनिफिट था, इस समय जीडीपी कम है, तो इन चीज जीडीपी को बेसिस ले लिया, क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है यानी सेलर को प्रॉफिट हो रहा था, नहीं उस समय सेलर को प्रॉफिट हो रहा था, अब सेलर को प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम हो रहा है। कंज्यूमर के हिसाब से स्टडी करी, अब कंज्यूमर को अच्छे प्रॉफिट हो रहा है, उस समय कंज्यूमर को लॉस हो रहा था। तो एक कंपेयर, कोई भी एक बेसिस उठा लिया और बेसिस उठाने के बाद दोनों पॉइंट के बीच में कंपैरिजन होने लग गया। तो ये हमारे लिए जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा फैक्टर हो सकता है देश की पॉपुलेशन। हम सभी देखते हैं हमारे देश के अंदर हर 10 साल में पॉपुलेशन सर्वे होता है, जनगणना होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि आज देश की जनसंख्या 135 करोड़ क्यों है, इसके बारे में स्टडी कर ली, ये फर्स्ट वाला आ गया हमारे लिए स्थैतिक के अंदर। ठीक है, दूसरा वाला होता है तुलनात्मक कि भाई 2001 के अंदर तो हमारी 107 करोड़ जनसंख्या थी, एकदम से बढ़कर 125 135 क्यों हो गई, इन दोनों बातों पर अध्ययन होने लग गया। तो ये जो सारी जब दो पॉइंटों के ऊपर हो जाए तो वो तुलनात्मक विश्लेषण की कैटेगरी में आता है। तीसरा है हमारा प्राविधिक विश्लेषण। प्राविधिक के मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका औसत निकालकर उन यानी सब कुछ जो हो रहा है हुआ है स्टार्टिंग से लेकर आज तक, उन सभी फैक्टर्स पर, उन सभी चीजों पर हम स्टडी जब हम करने लगते हैं, एक एक फैक्टर एक एक चीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब हम कंप्लीट स्टडी करने लग जाएं तो वो हमारे लिए कहलाता है प्राविधिक विश्लेषण, यानी सब कुछ हम इसमें लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये समय तत्व के आधार पर हो जाता है। तीसरा है उपकरण व दिशा के आधार पर। उपकरण और दिशा के आधार पर आगमन और निगमन विधि आती हैं। आगमन विधि और निगमन विधि देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है जरा। निगमन सेकंड लाइन से, निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं, जबकि निगमन विधि आगमन विधि की बात करते हैं, निगमन थी। आगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों को किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार में खोजते हैं। चलिए, निगमन विधि तो हमें बेटा ये बताती है कि कोई नियम कैसे बनाना है। जैसे कि 100 आदमी ले लिए और 100 लोगों से पूछा भाई आपको जो चीज पसंद है उसकी कीमत बढ़ गई तो क्या करोगे, कीमत घट गई थी, यानी उनसे लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए।
सब लोगों से क्वेश्चंस पूछे और रिजल्ट निकल कर आया कि भाई सब लोगों का ये कहना है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो अपनी डिमांड घटा देंगे। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये तो हो गई निगमन विधि। हमने एक एक फैक्टर की स्टडी करी और उन फैक्टर की स्टडी करने के बाद एक नियम बना के तैयार कर दिया, कोई भी पर्टिकुलर नियम। वो नियम हमारे लॉ ऑफ सप्लाई हुआ कि भाई चीजें कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सभी सप्लायर ये कह रहे हैं अगर भाई साहब ज्यादा कीमत बढ़ेगी हम तो ज्यादा माल बेचेंगे। क्यों बेचोगे? क्योंकि फायदा मिलेगा, इस वजह से कीमत बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ा दिया। सब लोगों से पूछा गया और उसके बाद नियम बना, ठीक है। जबकि इसकी अपोजिट होती है आगमन विधि। ये थी निगमन विधि, सब लोगों से पूछकर एक एक इकाई से स्टडी कर उसका रिजल्ट निकाला और कोई नियम बना दिया। जबकि आगमन विधि हमसे क्या कहती है? जो ऑलरेडी कोई लॉ नियम बना हुआ है अब उसकी टेस्टिंग करो। पहले तो क्या हुआ था? पहले तो ये हुआ था सब लोगों से पूछकर यानी पूछकर का मतलब ये हर चीज का अध्ययन कर एक एक इकाई का अध्ययन करके नियम बनाया। ये तो हुई निगमन विधि। अब नियम को अप्लाई किया जा रहा है सब लोगों के ऊपर। क्या ये नियम सही है? ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये अपोजिट वर्जन जो होता है वो हमारे लिए आगमन विधि का काम करता है। निगमन विधि में नियम बनाए जाते हैं, आगमन विधि में नियमों को चेक किया जाता है। तो ये निगमन और आगमन विधि हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से टोटली 5 डेफिनेशंस हम इसमें से लर्न करेंगे। पहली है आंशिक विश्लेषण, जिसमें एक इकाई के आधार पर कोई घटनाक्रम का अध्ययन होता है। दूसरी है इसमें हमारे लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य विश्लेषण, जिसके अंदर हम लोग संपूर्ण इकाइयों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर अध्ययन करते हैं। अगला है समय तत्व के अंतर्गत हमारे लिए आता है स्थैतिक विश्लेषण, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या परिवर्तन, किसी चीज में क्या परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन कर लेना। दूसरा होता है हमारे लिए तुलनात्मक विश्लेषण, 2 पॉइंट ऑफ टाइम का अध्ययन किया जाता है, 2 समय बिंदुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है प्रभावी विश्लेषण, हर समय बिंदुओं पर जो घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है, कोई भी फैक्टर में जो चेंज हुआ है उसकी स्टडी कर ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे लिए निगमन और आगमन विधि। निगमन विधि में हम अनेक इकाइयों से पूछकर कोई नियम के गठन करते हैं, नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। और आगमन विधि के अंदर लॉ लोगों पर अप्लाई करके उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब आता है अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है। इसके लिए मैं अलग से पर्टिकुलर आपका पूरा टाइम लूंगा, इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। अब आप लोग चलिए अर्थशास्त्र की मान्यताएं, ये आपको लर्न करनी होगी। अर्थशास्त्र की ये जो पेज नंबर 5 पर अर्थशास्त्र की 6 मान्यताएं हैं, ये आप लोगों को लर्न करनी है। पहली मान्यता ये मान्यता वो है जो पूरी इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलेगी कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए। आर्थिक इकाई विवेकशील है, अन्य बातें समान रहना तो सेटर्स पारिबस में हमने देख लिया था। आर्थिक इकाई विवेकशील यानी कि पूरी इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलेगा कि जिस भी व्यक्ति, जिस भी चीज, जिस भी यूनिट की हम स्टडी कर रहे हैं वो एक समझदार व्यक्ति है। वो जो भी कर रहा है अपने अच्छे को, अपने सही गलत को एनालिसिस करके कर रहा है, इसलिए विवेकशील। आर्थिक मानव इसके अंदर लिया गया है। साम्य संतुलन की आंतरिक दशा, विशेष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों से संबंध भी होता है। जीव विज्ञान, भूगोल विज्ञान से संबंधित 6 पॉइंट हमें बेटा इसी वे में याद करने होंगे। क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का मैक्सिमम कि आर्थिक अर्थशास्त्र की मान्यताएं बताइए, तो आपको ये 5-6 मान्यताएं वहां पर लिखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अवसर लागत और पीपीसी के बारे में, ये आप पढ़ ही चुके थे। आर्थिक समस्याओं के बारे में आप जान ही चुके थे। आर्थिक समस्याओं में आप निकाल लीजिए
कंप्लीट हो चुका था। अर्थव्यवस्था के बारे में आप देख चुके थे। तालिका 1.2 जो कि है पेज नंबर 8 पर, ये भी आपने देख लिया था। अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर नंबर 1 के जो पीछे के सारे क्वेश्चंस हैं ये आप कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। और इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं आप लोग देखिए, स्टडी करिए। अगर कोई भी कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो कॉल मी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप मेरे को कॉल करके अपने कभी भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा आज चैप्टर नंबर 1 जिसका वेटेज 4 मार्क्स का था, तो इंट्रोडक्शन ये सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग या तो आपके अगर डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, उन पीछे के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस किसी के नहीं आए तो उसके बाद हम लोग अपने यूटिलिटी वाले टॉपिक को, जो हमारा अगला टॉपिक है उपयोगिता यूटिलिटी, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।